ही इम्पोर्टेंट 9th क्लास के लिए जो पेपर है, जो 2022 का भी रिसेंटली पेपर पिछले साल हुआ है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो स्टूडेंट के लिए, कमिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर को कैसे 2023 के पेपर को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलें विदाउट एनी डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो पहला क्वेश्चन पूछा जाना है पेपर में, चूज़ द फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर्म ऑफ वर्ब से पूछा जाना है। तो पहला जो MCQs पूछा गया था 2022 में, शी डैश हर वर्क व्हेन द गेस्ट अराइव। अब जब कोई भी करंट सिचुएशन के लिहाज से कोई चीज़ पूछी जाती है, जैसे वो इसमें कह रहा है कि शी डैश हर वर्क, जब वो काम डैश हर वर्क, जब वो काम कर रही थी, व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। अब ये देखें, जब अगर हम यहाँ से गेस लगाना चाहें तो दूसरे सेंटेंस के हिस्से में जो टेंस आ रहा है हमारे पास, जो फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, वो पास्ट में है। और जब पास्ट, याद रखिएगा, जब पास्ट फॉलो टू पास्ट, जब पास्ट की बात हो रही होती है तो हमेशा ये पास्ट की पैरवी करता है, पास्ट टेंस की पैरवी करता है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे चूज़ कर सकते हैं और बाकी 2-3 फॉर्म हम कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले शी डैश हर वर्क व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। अब यहाँ वाज डन यानी सूटेबल नहीं है, इनसूटेबल है, तो लिहाजा हम वाज डन यानी कि वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है जो कि पैसिव वॉइस की अलामत है, तो लिहाजा यहाँ पैसिव वॉइस नहीं सेंटेंस बन रहा है, तो ठीक है। उसके बाद शी वाज डूइंग। अब ये डूइंग सूटेबल है लेकिन इसको बाद में करते हैं। लेकिन अगर देखें डन, सी ऑप्शन, डन हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, डायरेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं इस्तेमाल होती, ये हमेशा किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल होती है, जैसे हैज़ डन, हैव डन, हैड डन, इस तरह ये इस्तेमाल होगी। लिहाजा हम यहाँ पर ये भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और डू तो कतई इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि शी जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो हम डज का इस्तेमाल करते हैं, डू कभी भी नहीं इस्तेमाल करते। लिहाजा हमारे पास पीछे एक ऑप्शन बचा है, शी वॉज डूइंग हर वर्क व्हेन द गेस्ट अराइव। अब यहाँ पर वॉज डूइंग जो है वो सूटेबल ऑप्शन है, तो इसको हम चूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास नंबर 2 पर, शी डैश हर कैट वेरी मच। अब देखें यहाँ पर गौर करें तो शी लव, लव कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ऐसे एस का इजाफा करते हैं, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है वो सिचुएशन। अगर पी को देखें एक दफ़ा स्किप करके तो विल लव्स टोटली गलत है, क्योंकि विल और शैल के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी एस नहीं लगाते हैं। इसी तरह लविंग नहीं आ सकता, क्योंकि लविंग जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। अब यहाँ पर चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं डायरेक्ट सब्जेक्ट है, तो लिहाजा शी लव्स हर कैट वेरी मच। अब ये सूटेबल ऑप्शन है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पर हमारे पास जो MCQ आ रहा है, शी डैश द पियानो सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सूटेबल ऑप्शन कैसे चूज़ करेंगे। शी प्लेज द पियानो सिंस 2 o'clock। यहाँ पर टाइम दिया जा रहा है, जब किसी भी टेंस के अंदर टाइम की बात हो रही होती है तो उसमें देखना होता है कि ये कौन से परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये हमेशा ट्रांसलेट होता है सेंटेंस। अब यहाँ पर गौर करें तो शी प्लेज, अब प्लेस नहीं इस्तेमाल हो सकता क्योंकि टाइम आ गया। जब टाइम आ जाए तो हमने हेल्पिंग वर्ब टाइम वाला इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर प्ले भी नहीं इस्तेमाल हो सकता क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन बचती है प्लेड, प्लेड भी नहीं इस्तेमाल हो सकता क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब टाइम वाला नहीं है। तो लिहाजा सिंस और फॉर और ये सेंटेंस में हमें जेस्चर देते हैं, इशारा देते हैं कि हम टाइम वाला हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो शी हैज़ बीन प्लेइंग द पियानो सिंस 2 o'clock, ये सूटेबल ऑप्शन है, लिहाजा इसको हम चूज़ करेंगे और ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद ये देखिए मैं आपको रूल के मुताबिक समझा रहा हूँ, आप भी अपने ज़हन में जब इसको सुनने के बाद रूल ला कर ज़हन में फिर इसको हल कीजिएगा, ये इंशाल्लाह आपका एक भी MCQ गलत नहीं होगा। उसके बाद इट डैश टू रेन एन आवर अगो। अब देखिए जब अगो आ जाए तो वो हमेशा पास्ट की बात करता है। इट डैश टू रेन एन आवर अगो, अब यहाँ पर बिगन नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये थर्ड की तरफ जाता है।
तो टू बिगिन भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, इट क्योंकि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद प्रपोजिशन अनसूटेबल नहीं है, उसके बाद भी प्रपोजिशन लगाया, लिहाजा ये भी नहीं है। तो इट प्लेड टू रेन, अब प्लेड टू रेन सेंस करेक्ट नहीं बन रही है, तो लिहाजा हम जो करेक्ट सेंस के मुताबिक सेंटेंस आएगा, इट बिगेन टू रेन एन आवर अगो, ये करेक्ट सेंस बन रही है, तो लिहाजा ये ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। उसके बाद नंबर 5 पर आई डैश यू सिंस मंडे, आई डैश यू सिंस मंडे। अब ये देखें सिंस और फार का दो कॉम्बिनेशन यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। ऊपर वाला सेंटेंस भी जो था वो भी टाइम के साथ था, अब नीचे वाला 5 नंबर सेंटेंस ये भी टाइम के साथ है। तो लिहाजा जब टाइम के साथ कोई सेंटेंस आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो आई डैश हैव नॉट सीन। अब ये देखें यहाँ पर ये सूटेबल ऑप्शन, लेकिन अभी हम इसको नहीं करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि 3 ऑप्शन रिजेक्ट कैसे करेंगे। आई के साथ हैव लगता है, हैज़ कभी नहीं लगता, और आई विल सी यू, चूँकि विल सी नहीं इस्तेमाल हो सकेगा क्योंकि यहाँ टाइम आ गया सिंस मंडे, तो आई सी भी इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि टाइम आ गया। जब सिंस और फार आ जाए तो फिर हैज़, हैव, हैड, ये इन तीनों पर गौर करना है। तो यहाँ पर आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। लिहाजा ये 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स इस तरह स्टूडेंट्स आपने गौर करके तवज्जो करके चूज़ करनी है और इनको आपने मैनेज करना है। और कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब गलत नहीं हो सकती कि अगर हम इस तरह अपने जहन में एक प्लानिंग के साथ यानी एक स्केच बना के, एक स्केलेटन बना के इसको हल करेंगे, तो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक तो कभी भी फॉर्म ऑफ वर्ब आप गलत नहीं करेंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है वो है चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल शीट। 4 नंबर के ये आपको दिए जाते हैं कि चूज़ करेक्ट स्पेलिंग। अब स्पेलिंग को कैसे करेक्ट कर सकते हैं उसके लिए भी एक ट्रिक है, और वो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि याद रखें कि अल्फाज को उनकी प्रोनंसिएशन के मुताबिक, सिलेबल के मुताबिक तोड़ देते हैं। जब सिलेबल के मुताबिक तोड़ कर आप करेंगे तो मेरा ख्याल है कभी भी आप स्पेलिंग गलत नहीं करेंगे। अब देखें वर्ड है एलिक्वेंस। अब ये एलिक्वेंस जो वर्ड है इसके अंदर गौर करें तो एलिक्वेंटली लेसन के अंदर ये एलिक्वेंस के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, फसी बलीग इसका मतलब होता है। तो एलिक्वेंटली अब ये गौर करें तो दूसरे स्पेलिंग एलिक्वेंटली नहीं बन रहा, वो एलिक्वेंटली बन रहा है, और इसी तरह एलिक्वेंटली बन रहा है, और इसी तरह एलुक्वेंटली बन रहा है। लिहाजा सिलेबल के मुताबिक और प्रोनंसिएशन के मुताबिक जो करेक्ट ऑप्शन है वो एलिक्वेंटली बन रही है। तो लिहाजा ये पहली ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट है और स्पेलिंग बेस के करेक्ट है। इसी तरह सेकंड जो हमारे पास वर्ड आ रहा है वो है नोमेनक्लेचर। अब देखिए ये स्पेलिंग यहाँ पर बिल्कुल इनकरेक्ट है, गौर करें तो, और यहाँ नोमेनक्लेचर यहाँ पर भी बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्लीचर बन रहा है, और यहाँ पर नाम नोमेनक्लेचर यहाँ भी गलत है। तो लिहाजा नोमेनक्लेचर डी ऑप्शन में करेक्ट है। तो हम NOMENCLATURE ये करेक्ट स्पेलिंग है, तो लिहाजा ये हम चूज़ करेंगे। उसके बाद नंबर 8 ऑप्शन पे जो है ना डिवोशन, ये आम वर्ड है, सिंपल हम इस्तेमाल करते रहते हैं लैंग्वेज में। डिवोशन का मतलब होता है वक़्फ़ करना, जज्बा। तो डिवोशन पहले में वी नहीं है, लिहाजा ये गलत है। डिवोशन दूसरा करेक्ट है क्योंकि उसमें DEVOTION बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। इसी तरह डिवोशन थर्ड सी जो ऑप्शन है गलत, इसके स्पेलिंग गलत है। डिवोशन नहीं, DI नहीं होता, DEVOTION होता है। इसी तरह डिवोशन ये गलत है, इनकरेक्ट है क्योंकि डबल ई नहीं होता। तो लिहाजा ये हमारे 8 ऑप्शन करेक्ट हो गए। इसके बाद 9 पे आता है जोकन। ये वर्ड जोकन जो है ये इसके स्पेलिंग GOCUND जोकन इस्तेमाल हुए हैं, और ये जो आपकी 9th क्लास की डैफोडिल पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो लिखी है, ये उसमें से वर्ड्स लिया गया है। और उसके बाद सेकंड पे जोकन GUCUN जोकन गलत है, GAOCUN गलत है, GOOCUN ये भी गलत है। लिहाजा जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो GOCUN करेक्ट स्पेलिंग है, तो ये आपने क्लिक करना है इस तरह। उसके बाद चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल शेड, ये 5 मार्क्स के आपको MCOs आने हैं। अब देखें ये हैं अल्फाज के मीनिंग जिन्हें हम सिनोनियम कहते हैं, या वो सिनोनियम और या एंटोनिम, इनमें से
आई थिंक 3 सिनोनियम और 2 एंटोनिम वो देता है आपको, और ये भी 5 मार्क्स के आपको दिए जाते हैं। अब देखिए सिनोनियम का मतलब क्या होता है। सिनोनियम का मतलब होता है अल्फाज मुतरादिफ, उर्दू ज़ुबान में अल्फाज मुतरादिफ और यानी मिलते जुलते अल्फाज। तो इंग्लिश में सेम मीनिंग वर्ड्स हम कहेंगे। और एंटोनिम कहते हैं मुतज़ाद अल्फाज यानी कि अपोजिट वर्ड्स। अब अपोजिट वर्ड्स उलट अल्फाज को कहा जाता है, अल्फाज मुतज़ाद को कहा जाता है। चलिए अब इन्हें भी देख लेते हैं कि 2022 में उसने कौन से अल्फाज को चुना और इनकी क्या मतलब है। पिवट मीन्स, पिवट का मतलब सेंट्रल पॉइंट, मरकज़ी नुक्ता होता है। अब मरकज़ी नुक्ता, अवे का मतलब मरकज़ी नुक्ता नहीं है, नियर का मतलब करीब होता है, पीक का मतलब चोटी होता है, तो लिहाजा जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो सेंट्रल पॉइंट आएगा। उसके बाद द सिनोनियम ऑफ वेंचर इज। अब वेंचर अंडरटेक, वेंचर का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, किसी काम को ऊपर अपने सवार करना, तो लिहाजा क्लियर नहीं होगा, साफ, बियर नहीं होगा, बियर रीच, क्रश कुचलना नहीं होगा। अंडरटेक का मतलब होता है जिम्मेदारी को लेना, अपने ऊपर सवार करना, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद सिनोनियम ऑफ क्यूरेटिव इज, क्यूरेटिव का सिनोनियम जो है हीलिंग, मंदमल होना, दुरुस्ती की तरफ जाना। तो केयर मोहतात नहीं हो सकता, इन्फॉर्मेटिव नहीं हो सकता, फेयरफुल खौफज़दा नहीं हो सकता। तो लिहाजा इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो सी है, हीलिंग, मंदमल होना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 13 एंटोनिम आ जाता है। अब 2 उसने सिनोनियम, 3 सिनोनियम दिए और चौथा जो था वो हमारे पास उसने एंटोनिम दे दिया। अब एंटोनिम कैसे करना है, कहता है द एंटोनिम ऑफ कवर्ड इज, कवर्ड का मतलब होता है ढांपना, ठीक है, और स्प्रेड का मतलब फैलना होता है, एक्सपोज्ड जाहिर हो जाना, खुल जाना, तो डिक्लेयर डेकोरेटिव सजाना, और डेकोरेटेड का मतलब सजाना, और क्लियर का मतलब साफ वाज़ेह। तो लिहाजा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है वो एक्सपोज्ड है, वाज़ेह कर देना, जाहिर कर देना। तो इसके बाद लास्ट 5 नंबर पर जो इस पोर्शन में से एमसीक्यूज है वो बना हुआ है, सिचुएटेड इन इस्तांबुल, इस्तांबुल इट इज़ द लार्जेस्ट मस्जिद, एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इस तरह भी वो पूछ सकता है कि वर्ड अंडरलाइन कर देगा। अब लार्जेस्ट का मतलब होता है कि बड़ा, वसी तरीन। अब इसका एंटोनिम हमने चूज़ करना है, सिनोनियम नहीं चूज़ करना। उसने कहा है कि एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यहाँ बड़ा मुख्तात होकर आपने गौर करके फिर इसको फिल करना है। एंटोनिम लार्जेस्ट का मतलब होता है यहाँ पर एंटोनिम स्मॉलेस्ट, ठीक है, और ग्रेटेस्ट नहीं बन रहा क्योंकि ये अपोजिट है, पॉपुलेटेड नहीं बन रहा और अनपॉपुलर भी नहीं बन रहा। अब लार्जेस्ट जो है ना इसका स्मॉलेस्ट है, उलट वर्ड स्मॉलेस्ट है। अब हम आखिरी पोर्शन की तरफ जा रहे हैं जिसमें हम चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट। आपको 5 नंबर के ग्रामर के मुताबिक सेंटेंस आएंगे, उनको आपने ग्रामर के मुताबिक चूज़ करना है कि कौन सा सूटेबल ग्रामर का रूल जो है ना वो फिट आ रहा है, उसके मुताबिक आपने इस ऑप्शन को चुनना है। तो व्हाट डू यू, व्हाई डोंट यू गो अलॉन्ग विद योर ब्रदर, तुम अपने भाई के साथ क्यों नहीं जाना चाहते, जाते। तो यहाँ पर जो उसने अंडरलाइन वर्ड किया है विद किया है। अब विद चूँकि कंजंक्शन नहीं है, इंटरजेंक्शन नहीं है, नाउन नहीं है, ये एक प्रेपोजिशन है, तो लिहाजा जहाँ पर हम गौर करके पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक देखेंगे तो हमें इजीली समझ आ जाएगा कि इसकी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकती है। अब 16 नंबर पर लाइफ इज़ ए एन। अब लाइफ चूँकि ज़िंदगी, अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन का अगर आपने फ़र्क डिफ्रेंशिएट आसान अल्फाज में करना तो ऐसे समझ लें कि कंक्रीट वो नाउन होते हैं कि जिन क्वालिटीज़ को हम छू सकते हैं वो कंक्रीट होते हैं, और अब्स्ट्रैक्ट वो होते हैं जो हिडन होते हैं, जो हमारे दिमाग के अंदर होते हैं। अब लाइफ ज़िंदगी को कुछ छू तो नहीं सकता, किसी की ज़िंदगी 10 साल की है, किसी की 20 साल की है, किसी की 40 साल की है, तो लिहाजा ये हिडन है, छुपी हुई क्वालिटी है, तो अलग ये लिहाजा ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। लाइफ इज़ एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव इसमें सिफ्त को कहते हैं, एडवर्ब नहीं है, वर्ब में इजाफा नहीं है, वर्ब भी नहीं है, तो लिहाजा ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स ए एन। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो कहता है ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स ए एन ऑब्जेक्ट।
और सब्जेक्ट नहीं, वर्ब नहीं, इंटरजेक्शन नहीं, हमें तीनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं, इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ तक हमने 17 MCQs जो है ना वो आज के लेक्चर में हल किए। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 18 पे जो MCQs आता है, द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर, द अंडरलाइन वर्ड इज़। अब जो अंडरलाइन विच और हु और ये जो विच हु, ये जो वर्ड WH फैमिली वाले वर्ड होते हैं, इन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से कहते हैं। और इसी तरह जब इंडेफिनिट प्रोनाउन ये नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन कायम करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो वो प्रोनाउन जो रिलेशन कायम करे उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जिस तरह दैट, और इसी तरह हम हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर ये आ जाए ऑप्शन में तो आपने रिलेटिव प्रोनाउन पर क्लिक करना है। उसके बाद ही केम व्हेन नाइट हैड फॉलन, अब उसने एक ग्रुप ऑफ वर्ड अंडरलाइन कर दिया। तो द अंडरलाइन क्लॉज, अब क्लॉज जो है ना उसने कहा है कि ये अंडरलाइन क्लॉज इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ, ये एडवर्ब क्लॉज है, लेकिन क्या है, कौन सी एडवर्ब क्लॉज है। तो जब देखें वन नाइट हैड फॉलन, अब रात, चूँकि दिन और रात का कंपैरिजन वक़्त के लिहाज से किया जाता है। अगर हम गौर करें तो वक़्त हमें ना तो कंडीशन में वक़्त है, ना प्लेस में वक़्त है, ना रीज़न में वक़्त है, चूँकि टाइम रात और दिन के बदलने में टाइम की ज़रूरत होती है। तो लिहाजा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन भर रहा है वो टाइम है। तो आज के इस लेक्चर में हमने 19 MCQs को हल किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे और इनकी आपने मज़ीद प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बकिया जो 2022 का पेपर है वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। आप इसकी आज प्रैक्टिस करें, कल आपको वो लेक्चर भी मिल जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने कहना।